दिनों से मैं खुद को बेआराम महसूस कर रही थी। यहाँ आते ही मुझको एक अनजाना सा खौफ उल्हक हो चुका था। मेरा शौहर बशीर सुबह सवेरे चौधरी के खेतों में काम करने निकल जाता था और मैं फिर दिन भर उसकी राह तकती रहती। यूं तो हवेली में बेशुमार आंखें मेरे जिस्म का ताक़ुब करती, मगर इसमें तेज चुभने वाली आंखें चौधरी करामत की थी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि चौधरी जब चाहे मुझको हीले बहाने से बिलाकर बातें करता, जो कि अक्सर ज़ुमानी हुआ करती थी। बातों के दौरान बस वो मुझे घूरे जाता था, जबकि मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। मैं हर रोज़ मेरे शौहर बशीर को बताने का फ़ैसला करती, मगर रात को इसकी थकावट और मेरे भूले शौहर के दिल में चौधरी के लिए नर्म गोशा देखकर चुप रह जाती और दुआ करती कि किसी तरह इस हवेली से जान छोटे, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं किस दलदल में फंस चुकी हूँ। बशीर और मेरी शादी को 4 माह ही हुए थे। शादी से पहले हम दोनों पड़ोसी थे। बशीर बचपन से ही चौधरी की हवेली में काम करता था। 2-4 पैसे भी हाथ आ जाते और कुछ न कुछ अनाज भी हाथ लग जाता। यूं जिंदगी का पहिया चल रहा था। बशीर की एक बहन थी जिसकी शहर में शादी हो गई थी और जैसे तैसे इनका वहां गुजारा चल रहा था। बीमार माँ थी जो दिन भर अपने बेटे की बलाएं लेती और बशीर के दूल्हा बनने के ख्वाब देखती रहती। फिर एक दिन मेरी और बशीर की शादी की बात चली। दोनों के घर आमने सामने थे। मैं 19 साल की जवान लड़की थी, सफ़ेद रंगत के साथ इंतहाई खूबसूरत, और मेरा बाप मिट्टी के बर्तन बनाता था। मैं इसके साथ हमेशा काम में जती रहती, मगर सख्त जान मुझको गोया मेहनत रास आ गई थी और जिस्म मजबूत बन गया था। दूसरी तरफ बशीर दुबले जिस्म मगर मजबूत हड्डियों का मालिक था। लंबा कद, लंबे बाजू और बचपन से ही जफाकिश। आखिर चौधरी करामत ने भी शादी का अप्रूवल दे दिया और यूं मेरी और बशीर की शादी तय पाई। शादी के बाद हालात बहुत तेजी से बदले। बशीर की माँ और मेरी सास 1.5 माह बाद ही मर गई। इसके जाने के बाद घर के कागजात में कोई खामी निकल आई और घर भी सरकारी हो गया। बशीर तो गोया सड़क पर आ गया था, मगर फिर चौधरी ने उसको एक पुराने मजदूर होने के नाते अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में जगह दी। कुछ ही दिनों बाद हम दोनों मियाँ बीवी को हवेली में एक कमरा दे दिया गया। बहरहाल बशीर बहुत खुश था। चौधरी की इतनी करम नवाजी से वो फूले नहीं समा रहा था, मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी। बात की गहराई में मैं भी नहीं पहुंच पा रही थी, मगर एक धड़का सा लगा रहता था। एक दिन मैं सफ़ेद फूलदार सस्ते से काटन का सूट पहने आ रही थी। मैं उम्मीद से थी। मैं चलती हुई नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक सामने चीमा काका सामने आ गया। वो सामने से गुजर रहा था कि ऊपर सीढ़ियों से उतरते मुझको देखा और वही हाथ पीछे बांधे खड़ा हो गया। मैं भी रुक सी गई और अब बहुत आहिस्ता से पैर उतारने लगी। चीमा काका के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट फैली और बोला, सुबह सुबह कहाँ चली हमारी धीरानी। इस पर मैं बोली, वैसे ही बस नीचे जा रही थी। इस पर चचा बोला, कहाँ? इसने मानी खेज अंदाज में पूछा और तेज नजरों से मुझको मुस्करा कर घूरने लग गया। मुझको कुछ समझ नहीं आया और वहीं से मैं वापस पलट गई। चीमा काका मुझको तकता रहा। वो इस हवेली में चौधरी के सबसे करीब था। वो 45 साल का एक बूढ़ा शख्स था। चौधरी करामत अली के हर जायज़ और नाजायज़ काम में इसका भरपूर हाथ बटाता था। अपनी एक बीवी के साथ इस हवेली में ही रहता था। चौधरी के निहायत करीब होने की एक वजह उसकी चमचागिरी थी, जिसकी अक्सर चौधरी जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी वजह उसकी बीवी थी। मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे में दाखिल हुई, जोर से दरवाज़ा बंद किया और खस्ता से बेड पर बैठ गई। मेरा इस हब्सज़दा माहौल में दम घट रहा था। मैंने आंखें बंद की और पुरानी यादों में खो गई। लेटे लेटे मैं अपनी शादी का दिन याद करने लगी, जब शाम का वक्त था और मैं बशीर की दुल्हन बनकर उसके घर में आ चुकी थी। गांव के लोग अब घरों को लूट रहे थे। चंद ही नौजवान लड़कियां मेरे पास रंग बरंगी चारपाई में बैठी थीं। बशीर की माँ अपनी नई नवीली दुल्हन के सदक़े उतार रही थी। अंधेरा ढलने के साथ कच्चे मकान के सहन में रौनक अब कम होने लगी थी। सूरज गुरूब हुआ तो रात के अंधेरे ने अपने आने की भी खबर दी और मेरी सुहागरात की भी। मैं अरूसी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर इंतहा की मासूमियत थी। मैंने हल्का सा मेकअप कर रखा था। अपनी एक सहेली ने मुझको अपने तौर बड़ी खूबसूरती से तैयार किया था। बालों का एक जोड़ा बना रखा था। नर्म और भरे भरे हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत जच रहा था।
मैं बेड के वस्त में बैठी अपने सरताज का इंतजार कर रही थी कि इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और बशीर अंदर दाखिल हुआ। इसने कमरे पर एक तायराना नज़र डाली और आहिस्ता कदमों से बेड की जानिब बढ़ने लगा। यहाँ मुझ मासूम के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। बशीर बेड पर बैठा तो यकटुक वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं थोड़ा कसमसा और मुसलसल नीचे देखने लगी। मेरी नज़र बशीर के हाथों पर गई तो वो लरज़ रहे थे, शायद वो भी शर्मा रहा था। हम दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी थी कि अचानक बशीर ने कहा, शबनम तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं होले से मुस्कुराई और मेरी नज़रें और झक गई। बशीर अब मेरे सामने बहुत मासूम हैकर बैठ गया था। सुहाग रात अपने इख्तिताम को पहुंची। हम दोनों फतयाब हो चुके थे। एक चमकदार नई सुबह ने हमारा इस्तकबाल किया। ऐसे ही हम सुहाने दिन रात गुजारते रहे, इस बात से अनजान के कैसी एक बड़ी आफत हमारा इस्तकबाल कर रही है। आज सुबह नमूदार होते ही हवेली में हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। मैं और बशीर दोनों कमरे से निकलकर नीचे आ गए। बशीर खेतों की तरफ नहीं निकला था क्योंकि किसी को भी आज हवेली छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। गरीब सूरत मुलाजमीन एक एक करके बाहर वसी सह में जमा होते रहे। सबके चेहरों पर एक अनजाना सा खौफ था। पुराने नौकर किसी हद तक बात की नौयत को समझकर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। धूप तेज होने लगी थी। सब लोग सरगोशियों में मसरूफ थे कि अचानक बरामदे में एक कमरे से चीमा काका बरामद हुआ और सहन की तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ एक 13 साल का बच्चा था जिसके होंठ फट चुके थे और कमीज तार तार थी। रस्सियों से इसके दोनों हाथ आगे की तरफ बांधे थे। वो सर झुकाए चीमा के साथ चला आ रहा था कि अचानक चीमा ने जोर से इसके सर के बाल पकड़कर खींचे और फुंकारा, चेहरा ऊपर कर हरामजादे, ताकि सब लोग तेरी शक्ल देख ले कि एक चूर की शक्ल कैसी होती है। लोगों में हरास फैल गया। सबकी निगाहों का मरकज वो बच्चा था जिसका नाम खैरू था। खैरू का बाप बहुत पहले बारिशों में छत गिरने की वजह से मर गया था। वो और उसकी माँ आसिफा को चौधरी ने रहम खाकर हवेली में काम और जगह दोनों दिया और यही उनका गुजर बिसर होने लगा। चीमा खैरू को लेकर सहन के वस्त में पहुंच गया। हुजूम पर निगाह दौड़ी और अचानक एक जनाटेदार थप्पड़ खैरू के मुंह पर रसीद किया और बात करने का बाकायदा आगाज किया। इस हराम के प्ले को चौधरी साहिब ने ही बड़ा किया। ये जिस्म का सारा गोश्त इसको चौधरी साहिब ने दिया है। तुम सब लोग जानते हो ये और उसकी वो माँ कैसे दर बदर फिर रहे थे जब चौधरी साहिब ने उन दोनों पर तरस खाकर उनको खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत दी। मगर ये नीच लोग इस काबिल ही नहीं कि उन पर तरस खाया जाए। हवेली के मुलाजमों के अलावा गांव की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चीमा तकरीर करते हुए दरमियान में खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूम भी रहा था, साथ खैरू को भी कालर से पकड़कर घुमा रहा था। इस हरामजादे ने कल बेगम साहिबा की एक सोने की अंगूठी चोरी की और हवेली से भाग रहा था। अंदर उसकी माँ से भी तफ्तीश जारी है और अभी बहुत जल्द चौधरी साहिब बाहर आकर दोनों का फैसला कर देंगे। हवेली की दूसरी मंजिल के एक कमरे से नीचे का ये सारा नज़ारा देखा जा सकता था। चौधरी खिड़की के पास खड़ा ये पूरा तमाशा देखकर मुस्करा रहा था। कमरे के वस्त में एक औरत घुटनों में अपना सर दिए ज़ारों कतार रो रही थी, मगर वो बेबस थी क्योंकि इसका बेटा नीचे एक जालिम के पास खड़ा मौत के मुंह में जा रहा था। इसने एक आखिरी उम्मीद के साथ सर उठाया और अश्कबार लहजे में बोली, चौधरी साहिब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की जान बख्श दो, वो बेकसूर है। चौधरी खिड़की से पलटकर आसिफा की तरफ बढ़ा, नीचे पंजों पर बैठकर आसिफा की आंखों में देखकर बोला, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा लड़का बेकसूर है, मगर क्या करें, इसकी माँ जो बेवफा टेर, अब माँ के लिए वो इतनी कुर्बानी तो दे सकता है ना। चौधरी साहिब आपको खुदा का वास्ता है, मुझ में और सकत नहीं है, मुझे मुआफ़ कर दी। मैं कल अपने बेटे को मुँह दुखाने के लायक नहीं रहूंगी। आज तक आपने जो जो कहा मैंने किया, मगर अब मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मुझे बख्श दो। आसिफा बाकायदा चौधरी के कदमों में गिर गई। आसिफा बिलक बिलक कर रो रही थी। वो चौधरी के पैरों में गिरकर अपने मासूम बेटे और अपनी बाकी की इज्जत की भीख मांग रही थी, मगर चौधरी के दिल में रहम की मामूली सी भी रमक आने के बजाय हवस की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी। चौधरी ने आसिफा का हाथ पकड़ लिया। वो हार गई। वो मजलूम औरत अपनी इज्जत मजीद लुटने से ना बचा सकी। इसका मासूम बेटा शिकंजे के तौर पर इस्तेमाल हुआ था और इस्तेमाल करने वाला कामयाब हो गया।
मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, आसिफा ने निहायत कमज़ोर आवाज़ में कहा। चौधरी ने एक कहा लगाया। आसिफा शौहर के मरने के बाद चौधरी के जुल्म व सितम का निशाना बुनती रही। इब्तिदा में इसने काफ़ी मज़ाहत दिखाई, मगर चौधरी के आगे इसकी एक न चली। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आसिफा को एहसास होने लगा कि किसी तरह अब चौधरी से जान छुड़ानी चाहिए और मज़ीद उसकी ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसी कश्मकश में एक दिन इसने चौधरी के बुलाने पर कान न धुरे और उसके कमरे में जाने से इनकार कर दिया। शुरू में इस पर सख्ती की गई, डराया धमकाया, मगर वो डटी रही। अभी हफ्ता मुकम्मल नहीं हुआ था कि चौधरी ने चीमा काका को हुक्म सादिर फरमाया कि ये औरत बागी हो चुकी है, किसी तरह इसका दिमाग ठीक कर दो। चीमा जवाब में मुस्कुराया और सर हाल कर जो हुक्म आका का इशारा किया वो उन कामों के लिए मशहूर था। चौधरी ने इसको इसकी होशियारी और चालाकी की वजह से अपने पास रखा हुआ था। इसने कुछ सोचकर आंखें फैलाई और चौधरी के करीब गया। इजाज़त लेकर उसके कान में कुछ कहा और दोनों मुस्कराए। अगले ही दिन आसिफा के मासूम बेटे खैरू पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और आसिफा के सामने सारी सूरत हाल रख दी गई कि अपनी इज्जत और बेटे की जाने अब किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। वो मिन्नत समाजत करने लगी, पैरों में गिर कर रहम की अपील करती रही, मगर सफ़ाक चौधरी के कान पर जू ना रेंगी। चोरी की सज़ा चौधरी ने मौत मुकर्रर की थी, मौत भी ऐसी के मुजरिम को एक गहरे खड्डे में 4 अदद खूनखार कुत्तों के आगे डाल दिया जाता। इस तरह वो एक अज़ियतनाक मौत मरता। आसिफा सपने में भी अपने खैरू को ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं देख सकती थी। वो लाचार औरत गिलगिलाती रही, मगर हार गई। वो इज्जत और बेटे में से सिर्फ अपने बेटे को बचा सकी। वो खड़ी हुई और खिड़की के पास दौड़ती हुई गई और पलटकर नमनाक आंखों के साथ चौधरी से कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेहोश हो जाएगा। चौधरी ने कहा, हाँ ज़रूर छोड़ेंगे, मगर थोड़ा सोच समझ कर। ये कहकर इसने बाहर गार्ड्स को आवाज़ दी, उनको कुछ ज़रूरी हिदायत दी और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। हैरान परेशान आसिफा ने दाएं बाएं देखा और जब कुछ समझ नहीं आया तो अचानक नीचे अपने बेटे के पास जाने के लिए भाग खड़ी हुई। बिखरे बाल और